इंडोनेशिया देश कहाँ पर है? मतलब आप लोग अपने मैप में तुरंत देख पा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर इंडोनेशिया देख पा रहे हैं। नॉर्वे कहाँ है? देख लिया। ताइवान कहाँ है? देख लिया। फिलीपींस, फिलीपींस किस आइलैंड पर है? फिलीपींस किस आइलैंड पर स्थित देश है? लुजोन आइलैंड पर। स्पेन कहाँ है? वेरी गुड। सेंट मेरिनो कहाँ है? बहुत अच्छा। लक्समबर्ग कहाँ है? देख लिया। रूस कहाँ है? बता दे रहे हैं आप लोग। मंगोलिया कहाँ है? नेपाल, फटाफट पकड़ ले रहे हैं ना आप लोग। थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया में एक मंदिर है जिसको पहाड़ को काट करके बनाया गया था। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। वो मंदिर पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया, पूरे पहाड़ों को काट के बना दिया गया। अंकोर वाट का मंदिर, उस पर महाभारत की कलाकृतियां और सब कुछ आपका दीवारों पर दर्ज है। ये पूरा यूरोप आपका कंप्लीट, पूरा एशिया फाइनल, ये पूरा एशिया हो गया। एशिया फाइनल, यूरोप फाइनल। अब पढ़ना है आपको ये अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन उससे पहले क्या आप यूरोप महाद्वीप के देशों की गणना आप करा सकते हैं? करा सकते हैं तो बोलिए यस। कौन गिन सकते हैं? आप गिन लेंगे? ए छोटू, देखा नजर चुरा रहा है आपका। जब इसकी ओर ताक के इसको बुलाना चाहें तो चुरा रहा है नजर आपका। कौन गिनेगा? प्रवीण, आप गिन के सुनाएंगे? आइए जरा तो काउंट करा दीजिए तो पूरा यूरोप के सभी देश। एशिया का सुना देंगे आप। अच्छा चलिए एशिया का ही सुनाइए। और यूरोप का कौन सुना देगा वो तैयार रहे। ये एशिया के सभी कंट्री सुनाएंगे। आ जाइए इधर आइए, थोड़ा टीचिंग प्रोफाइल में रहिए, बस बताइए और आगे बढ़िए फटाफट। कंट्री का नाम? मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया। 48। चलिए इधर आप अफसोस गिनिएगा, उंगली पर ही गिनेंगे। आप बोलिए सार्क से। देखिए देखिए, हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ सिंपल। कैसे बच्ची? सार्क के 8, आसियान के 10। एक देश आपका उसमें नहीं आता आसियान में, तिमोर लेस्ट। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। अरे 8 और 10, 18, 1 19। और इसके बाद जो है KKTTU आपका 5 देश। लेकिन ऊपर वाले जो बड़े बड़े देश हैं ये इन सबों को अलग ही गणना हुई, कोई ग्रुप नहीं इनका। और फिर इसमें आपका कितने हैं? मिडिल ईस्ट में 17 हैं। 7 अरब प्रायद्वीप के हैं, 8 को खाड़ी देश है, यही ना। चलिए आपका वो 17 है, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? चलिए शाबाश, गिरिए बोले। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, फिर मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हो गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपको। जय। क्लियर?
अब यूरोप का कौन सा छात्र ऐसा है जो यूरोप महाद्वीप का देश गिना देगा? बच्चियों में कोई अगर जानता हो जिसका तैयार हो गया हो वही सुना दे। आप सबको मौका दिया जा रहा है, बताइए यूरोप का कौन सुनाएंगे? यूरोप का तो सबसे आसान है ना डियर। देखिए सुनिए, यूरोप का हम ही सुना देते हैं, आप सुनिए डियर। शुरुआत करेंगे ग्रुप वाइज, याद रहेगा। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, एस्टोनिया, लाथीविया, लिथुआनिया, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फिर आपका डियर फ्रांस। और फ्रांस के बाद जो है छोटे देश 4-5 हैं, उसमें आ जाएंगे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, हंगरी। और हंगरी के बाद आप गिनिएगा तो 10 देश बाल्कन के गिन लीजिए। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मेंटेनेग्रो, कोसाओ, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, इस्तांबुल, बुल्गारिया, रोमानिया। 9 ग्रुप वाले मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। 7 छोटे बच्चे हैं, उसमें 2 तो बताए दिए हैं, एंडोरा और लक्समबर्ग बताए दिए हैं। फिर मोनाको है और सेंट मेरिनो है, लेसेस्टीन है, 3 हो गया। और हाँ माल्टा और वेटिकन सिटी 5। पूरा यूरोप आपका खत्म। इतना ही तो है आपका डियर। आगे बढ़ा जाए। अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान से पढ़िएगा डियर। और पहली बात हम ये करेंगे कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाले 2 चीज डियर, देखिए ध्यान से। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला या अलग करने वाली जलसंधि, सागर और देश, 3 चीज बताना है। जलसंधि और कौन सा सागर और कौन सा देश। तो मित्रों हम आपको साफ साफ बताएंगे, जिब्राल्टर जो जल संधि है वह इसको अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अलग करती है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर हो गया। और सागर को पूछेगा कौन सा सागर, तो ये भूमध्य सागर है डियर। कौन है? भूमध्य सागर। इतना बड़ा सागर है ये पूरा आपका, देखिए आपका ये पूरा आपका सागर है, ये पूरा आपका भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर जो है ना डियर, अफ्रीका को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। और अगर देश की बात करेंगे तो देश में जो मिस्र लेंगे वह आपका यूरोप को नहीं अलग करता है। मिस्र का जो हिस्सा है, सिनाई वाला हिस्सा, वह आपका एशिया में आता है। मिस्र का जो सिनाई वाला हिस्सा है, यानी इजिप्ट का सिनाई वाला हिस्सा है, उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वह अफ्रीका और यूरोप, क्योंकि वह सिनाई वाला जो हिस्सा है वो आता है किसमें? एशिया में आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसमें आता है? एशिया। तो आप इसको अच्छी तरह से 2 चीज तो आप याद रखिएगा कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि कौन है? तो जिब्राल्टर है। और सागर कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। डन हो गया फाइनल 2 चीज। इसके बाद आप शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक छोटा सा देश है पश्चिमी सहारा, अल आयूस इसकी कैपिटल है। क्या है? अल आयूस। ये पश्चिमी सहारा एक छोटा सा देश।
इस देश का क्या नाम है? पश्चिमी सहारा। इसका नाम है डियर पश्चिमी सहारा। अल आयुस इसकी क्या है? कैपिटल। एक बात है कि इसका नाम पश्चिमी सहारा, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप यहां से देखने पर यह पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पश्चिमी सहारा। इसके ऊपर एक देश आपको मिलेगा, कौन सा देश? मोरक्को। ये मोरक्को देश है। मोरक्को की कैपिटल है डियर, राजधानी है, हाँ डियर, राबाट। क्या है? राबाट। एक बात और जानिएगा डियर, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की एक कॉमन चर्चा कर लिया जाए। इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। हाँ, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, या विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों लाइन गुजरने के कारण यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ता है डियर। तो गर्मी ज्यादा पड़ने से इसको अंध महाद्वीप कहा, यानी यहाँ के लोग काले काले होते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको अंध या अंधा महाद्वीप भी कहते हैं डियर। और एक चीज और है, इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। और गरीबी ज्यादा होने के कारण डियर, गरीबी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर शिक्षा की कमी, तो विदाउट एजुकेशन एक शिक्षा को एक प्रकाश का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इसको अंधा महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा रूपी जो प्रकाश है उसकी बहुत कमी। आज भी इस महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग एकदम जंगली जीवन जीते हैं, लेकिन हाँ, दुनिया में सबसे पहले मानव जो है यहीं अफ्रीका में ही आए थे। मानव की उत्पत्ति दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुई? अफ्रीका में। इसलिए मानव का पालना कहा जाता है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर दुनिया में मानव आया है तो अफ्रीका में आया है। और यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती, इसलिए आपका यहाँ के लोग कॉमनली काले होते हैं, इसलिए इसको काला महाद्वीप कहते हैं। और अंधा महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा रूपी प्रकाश की क्या है? आज भी बहुत ज्यादा कमी। तीन चीज, और चौथी चीज और आप याद रखिएगा कि मानव जाति सबसे पहले यहीं आई थी, यह यहीं पैदा हुई थी, इसलिए मानव जाति का पालना कहते हैं। जबकि मानव सभ्यता का पालना इराक को कहा जाता है। इराक में मानवीय सभ्यता सबसे पहले आई थी। मानवीय सभ्यता मतलब यह है कि एक आपका सभ्य लोग सबसे पहले अगर कहीं मिले आप, तो वह इराक में मिले। इराक का प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। इराक जो आज देश है जिसकी कैपिटल बगदाद है, और बगदाद उसकी कैपिटल जिस नदी के किनारे है वो नदी है टिग्रिस। इराक की जो राजधानी है बगदाद, वह जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है टिग्रिस। तो टिग्रिस नदी के किनारे एक बात। दूसरी बात और है कि इसको जानिएगा ध्यान से, ये जो है ना डियर आपका, यहाँ की जो सभ्यता थी, इराक का प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। और डियर इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो मानव सभ्यता, मानव की पहली सभ्यता, सभ्य लोग जो है यही मिले थे। मानव सभ्यता का पालना इसी को कहा जाता है, लेकिन ये ग्रामीण थी आपका। और मानव की पहली शहरी सभ्यता अगर दुनिया में कोई पूछ दे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप बोलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका भारत और पाकिस्तान वाले हिस्से को मिला करके है। और जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पहले कोई मुल्क था ही नहीं,
1947 से पहले पाकिस्तान था ही नहीं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक नदी आपका निकलती थी कैलाश मानसरोवर से। ये आपका कौन सी नदी? इंडस नदी। इसको आप हिंदी में कहते हैं सिंधु, बट इसका अंग्रेजी में नाम है इंडस। इंडस नदी के आसपास रहने वाले को इंडीज कहे थे सब यूरोप वाले, और उसी इंडीज के नाम पर हमारे देश का अंग्रेजी में नाम पड़ा आपका इंडिया। इंडीज के नाम पर पड़ा है क्या आपका इंडिया। आगे बात करेंगे डियर, जरा बढ़ते चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोरक्को, एक देश है पश्चिमी सहारा के ऊपर एक देश है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है डियर रबाट। रबाट है डियर, रबाट है मोरक्को की कैपिटल। मोरक्को जो है ना डियर, पश्चिमी सहारा पर अपना नाजायज अधिकार जमाता है। कौन सा देश? मोरक्को। मोरक्को कहता है कि पश्चिमी सहारा पूरा हमारा है, जबकि वास्तव में उसका है नहीं। तो अब कोई चीज आपका हो ना और आप उस पर अधिकार जमाएं, तो इसको कहते हैं नाजायज। नाजायज मतलब होता है जो जायज न हो उसको क्या कहते हैं? नाजायज। तो नाजायज अधिकार मोरक्को किस देश पर जमाता है? तो पश्चिमी सहारा पर जमाता है, याद रहेगा। और मोरक्को की कैपिटल है रबाट। अब हमको एक बात और बताइएगा डियर, यूरोप के सबसे करीब में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का देश है? यूरोप के सबसे करीब में अपने मैप में देख के बताइए, यूरोप से सबसे करीब में कौन सा देश है? तो मोरक्को है डियर। कौन सा है? मोरक्को। यूरोप से सबसे करीब में जो देश माना जाएगा वो आपका मोरक्को है डियर। तो अब एक बार प्रश्न पूछा था कि यूरोप और अफ्रीका के कौन से दो देश जिनको जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को आप बताएंगे, स्पेन और मोरक्को डियर, क्योंकि जिब्राल्टर उन्हीं के पास है। और डियर आगे है, मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को का ही एक यात्री था इब्न बतूता, और वह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत आया था। 7000, दुनिया में सबसे लंबी यात्रा करके आने वाला एक यात्री था। कौन? इब्न बतूता। वह कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। लेकिन मित्रों वह भारत पैदल आया था? नहीं, वह घोड़े से आया था। किससे आया था? घोड़े से आया था, 7000 किलोमीटर। और जब भारत में आया तो उस समय भारत का जो शासन देख रहे थे वह आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जब इब्न बतूता भारत में आया तो भारत में शासन किसका था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक, आप इनका कोई इतिहास में ऐसी संरचना या ऐसा काम जिसको आप जानते हो तो बताएं इतिहास में। मोहम्मद बिन तुगलक डियर बताइए। नहीं बताएंगे, चलिए सोचते रहिए, इतिहास की बात है। एक चीज और बताएंगे हम आपको डियर, आगे जब बढ़ेंगे तो एक देश आपको इसके पास बहुत बड़ा देश आपको मिलेगा, अल्जीरिया। कौन सा देश है डियर? अल्जीरिया। एक बात इस अफ्रीका में आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी कि क्या कारण है कि अफ्रीका मूल के जो देश हैं उनकी सीमाएं एकदम सीधी सीधी, ज्यादातर देखिए तो एकदम जैसे लग रहा है कि स्केल से काट करके बनाया गया। तो रीजन ऐसा है कि ये सहारा मरुस्थल पूरी तरह से क्या है? मरुस्थली एरिया है। तो मरुस्थली एरिया में कोई कीमती चीज न हो पाने के दशा में लोग वहां जो सीमांकन किए एकदम सिंपल आपका सीधा लाइन बांट ली,
जबकि कोई कीमती चीज, कोई झील, कोई तालाब, कोई नदी ऐसे रहती तो उसको लेने और कैप्चर करने के लिए वो आपका घुमाता। यही वह रीजन है कि अफ्रीका मूल के जो सहारा मरुस्थल वाले जो देश हैं उसकी सीमाएं क्या हैं? स्ट्रेट है, सीधी। एक बात अभी मैं बात कर रहा हूं अल्जीरिया। अल्जीरिया के बारे में आप जानिएगा, अल्जीरिया का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, इसकी जो कैपिटल है अल्जीरिया का, अल्जीयर्स डियर, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। क्या है डियर? अल्जीयर्स। और अल्जीरिया के बगल में एक देश मिलेगा छोटा सा, ट्यूनीसिया, एकदम छोटा सा देश है और उसकी कैपिटल है द यूनिस। ट्यूनीसिया की कैपिटल है ट्यूनिस, द नहीं, वो आधा ट लिखा है, ट्यूनिस। ट्यूनीसिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। अरब की क्रांति की शुरुआत सन 2012 में कहां से हुई थी? ट्यूनीसिया से हुई थी। और डियर, ट्यूनीसिया का ही एक आतंकवादी था, वह जाकर के फ्रांस में बम फोड़ दिया था, वो आपका ट्यूनीसिया का ही था डियर। और एक बात और है, ट्यूनीसिया के एक आदमी, इन सभी देशों में सैनिक शासन था, इन सभी देशों में क्या था? सैनिक शासन था। उसका विरोध जताने के लिए ट्यूनीसिया में एक आदमी पेट्रोल छिड़क कर वह आपका एक मेन पॉइंट पर, जहां पर गवर्निंग पॉइंट होता, वहां पर आग लगाकर मर गया। तो तभी से आपका 2012 में यहां से विद्रोह पैदा हो गया शासन के खिलाफ, और वहीं से शुरुआत होती किसकी? अरब की क्रांति की। अरब की क्रांति कब शुरू हुई थी? सन 2012 में। अरब की क्रांति की शुरुआत सन 2012 में माना जाता है डियर। इसको एक दूसरा भी नाम देते हैं, अरब का बसंत। और अरब की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी तो बताइएगा? ट्यूनीसिया। और ट्यूनीसिया की कैपिटल है क्या? ट्यूनिस। क्या है? ट्यूनिस। और डियर एक बात और जानिएगा, उसके बगल में एक देश आपको मिलेगा लीबिया। उसके बगल में एक देश मिलेगा लीबिया। कौन सा देश है डियर? लीबिया। ये लीबिया की जो कैपिटल है ना, वह त्रिपोली। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और डियर, लीबिया के एक तानाशाह शासक थे मोहम्मद गद्दाफी। लीबिया के तानाशाह शासक का नाम क्या था? मोहम्मद गद्दाफी। गद्दाफी डियर तानाशाही जो कुछ भी किया जरूर, लेकिन पूरे अफ्रीका के बहुत सारे आपका क्षेत्रों में वह पानी पहुंचाने का काम किया था। नहर बनाकर या कैनाल बना करके पूरे अफ्रीका के इन काफी एरियाज में, ऊपर वाले एरियाज में, सहारा मरुस्थल में वो देश, वह गद्दाफी एकदम जल पहुंचाया आपका नहर बना करके। एक ऐतिहासिक काम किया था किसने? गद्दाफी ने। गद्दाफी कौन था? मोहम्मद गद्दाफी एक तानाशाह शासक था डियर। कहां का? लीबिया का। कहां का था? लीबिया का। अमेरिकी सेना उसको घेर करके सड़क पर मार दी, और सड़क पर एक छोटा का पुलिया था, और जब भागते भागते अंत में वो एक पुलिया में घुस गया, और वो पुलिया एक तरफ से बंद थी। फिर वह उसमें से इधर सैनिक घेर लिए अमेरिका के, फिर वो निकलता है बाहर, अपने जान का भीख मांगता है, लेकिन सैनिक नहीं छोड़ेगा और उसको मार दिए। तो यहाँ पर गद्दाफी जो है आपका, मोहम्मद गद्दाफी, लीबिया के तानाशाह शासक का इस प्रकार से अंत हो गया। वहीं पर एक और लीबिया का
कैपिटल आपको याद रहेगा क्या है? त्रिपोली। क्या है डियर? त्रिपोली। यहां पर एक अल अजीजिया एक स्थान पड़ता है, कहां पर? लीबिया में। अल अजीजिया, अल अजीजिया दुनिया का सबसे गर्म स्थान, पूरे विश्व में सबसे गर्म स्थान क्या है? अल अजीजिया। ये कहां पड़ता है? लीबिया में। वहां सोचिए डियर, तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब 59 डिग्री सेंटीग्रेड, आप लोग जो चाय पीते हैं ना, बनाते हैं, पीते हैं, उसका टेम्परेचर होता है करीब करीब 59-60 होता है। तो सोचिए वहां का नॉर्मल टेम्परेचर आपके उसके एटमॉस्फेयर का हो जाता है 59। अब इस टेम्परेचर में एकदम व्यक्ति एकदम भून जाएगा, एकदम काला हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ती। तो डियर याद रहे आपको कि दुनिया में सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया है। कहां पर है? लीबिया में है। और लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। क्या है डियर? त्रिपोली। और डियर उसके बगल में आपको एक देश मिलेगा, मिस्र, जो कि थोड़ा मोड़ा आपने पिछले दिनों में इसकी चर्चा सुने हैं। ये मिस्र में, जैसे यहाँ पर मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है। मिस्र का एक और नाम है इजिप्ट। क्या नाम है डियर? इजिप्ट। मिस्र का एक दूसरा नाम है क्या? इजिप्ट। अब एक बात और बताइएगा, जब कभी भी प्रश्न आएगा तो अफ्रीका का वह कौन सा देश है जो आपका एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीप में आता है? तो आप बताएंगे आपका मिस्र या इजिप्ट। मिस्र या इजिप्ट को डियर दो हिस्सों में बांटने वाली जो नहर है उसको स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज नहर के दोनों मुहाने पर दो बंदरगाह हैं। अब स्वेज नहर का जो प्रवेश द्वार है वह लाल सागर वाला है या भूमध्य सागर वाला है? आप बताइएगा। भूमध्य सागर वाले की तरफ से आएंगे तो वह स्वेज नहर का प्रवेश द्वार कहलाता है। दोनों मुहाने पर दो बंदरगाह हैं, सी पोर्ट। एक पोर्ट सईद है, एक स्वेज है। तो पोर्ट सईद बंदरगाह प्रवेश द्वार पर है या निकास द्वार पर है? तो आपने सही जवाब दिया, पोर्ट सईद बंदरगाह प्रवेश द्वार पर है। और जबकि लाल सागर की तरफ जो आपका है वह स्वेज बंदरगाह है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है डियर? काहिरा। मिस्र के पिरामिड भी आपका इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जो आप जानते हैं। और मिस्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मिस्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मिस्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है डियर? तो आपने सही जवाब दिया, नील नदी। मित्रों याद रखिएगा, नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज आपका नील रिवर। पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी के बारे में 2-3 बातें आप सुनते जाइए और अपने मन में रखिएगा। नील नदी जो निकली है या उसका उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया लेक यानी विक्टोरिया झील यहीं पर है। इतनी बड़ी झील है कि उसके किनारे किनारे 3-4 देश आते हैं। तो विक्टोरिया लेक आपका कहाँ पड़ता है? तो बताइएगा, अफ्रीका में। अब कोई एक देश में नहीं है कि बता देगा या पूछ देगा किस देश में है, नहीं, वह कई देशों के बॉर्डर पर है। तो कई देशों में वह आता है, कौन? विक्टोरिया लेक। अब विक्टोरिया लेक से जो नदी निकलती उसका नाम है सफेद नील। कौन सी नील? सफेद नील। एक ब्लू नील जो निकलती है वह ताना झील से निकलती है। कहां से निकलती है मित्रों?
ताना झील से। ताना झील कहां पड़ता है? इथियोपिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? इथियोपिया में। कहां पड़ता है? इथियोपिया में। इथियोपिया से आपका ब्लू नील जाती है और सफेद नील यहां से आती है और सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोनों की संयुक्त जलधारा वह नील नदी कहलाती है। मित्रों, कई बार पूछा है नील नदी कहां पर गिरती है, किस सागर में गिरती है? आप यहां मैप में देखेंगे तो लगेगा कि ऊपर है तो उल्टा हो गया। उल्टा नहीं है। आपको मित्रों पता होगा ही आपको कि जो भूमध्य रेखा है वहां से इधर ढलान है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा से क्या है? ऐसे ढलान है। तो यहां से निकल कर वो ढलान की ओर गई। तो मित्रों, इसलिए आज से याद रखिएगा और याद भी होगा कि ये जो नील नदी है उसका उद्गम स्थल कई बार टेट सीटेट में भी पूछा है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील और नील नदी गिरती किस सागर में है? तो मेडिटेरियन सी में गिरती है। मेडिटेरियन सी यानी हिंदी में भूमध्य सागर। तो नील नदी किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में। किस सागर में? भूमध्य सागर में। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। और नील नदी देखिए, मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, वह किस नदी के तट पर है? तो नील नदी के तट पर है। और एक प्रश्न और आपने पढ़ा होगा डियर कि नील नदी को, किस नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं? तो मित्रों याद रहेगा, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है डियर। क्योंकि किसी भी नदी का जो महत्व है किसी भी कंट्री के लिए बहुत विशेष होता है। उससे आपका एक तो वह जल ट्रांसपोर्टेशन यानी जल परिवहन से जोड़ सकता है। उस नदी से वह पानी ले सकता है। उस नदी से बांध बना करके विद्युत का उत्पादन कर सकता है। उस नदी से उस एरिया का जो जलस्तर होगा वह बना रहेगा। अच्छा, और नदी का मतलब आप जानते हैं जिसका जल हमेशा क्या हो? बहता रहे। नदी का जल हमेशा क्या रहता है? बहता रहता है। तो किसी भी नदी का किसी देश के लिए एक वरदान होती है डियर। लेकिन जब कभी कोई नदी, जैसे ये सब नदियां हैं, इसको देखा आपने, जैसे बिहार का सप्तकोशी, वह आपका डियर बिहार का शोक कहा जाता है। तो चूंकि रीजन है कि कोसी नदी जो है, हाँ सप्तकोशी उसी को कहते हैं, कोसी नदी को, क्योंकि वह बार बार अपना रूट क्या होता है? चेंज कर देती है। और चूंकि पहाड़ी एरिया से आती है तो पहाड़ से आने के कारण कब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए इतना खतरनाक या धोखा देती है। वैसे चाइना में एक नदी है हुआंगो, जिसको चीन का विश्वासघाती नदी कहते हैं। और बिहार का विश्वासघाती नदी या बिहार का शोक, क्योंकि वो उत्तरी बिहार में बाढ़ के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होती है, इसलिए उसको बिहार का शोक कहते हैं। अब वैसे ही दामोदर नदी जो थी वह पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती थी। और आज भी मित्रों आपको याद होना चाहिए, दामोदर नदी का 300 किमी की एरिया, उसको आज भी जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्योंकि झारखंड के कोयले वाले एरिया से निकली, तो कोयले वाली एरिया से निकली, इतना कोयले का कचरा उसमें जाता है कि उसमें कोई भी आपका जलीय जीव या कोई भी प्लांट अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जब ना कोई उसमें जीव जी पाएगा और ना कोई प्लांट सरवाइव कर पाएगा, तो क्या उसको बोलेंगे आप? जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल का मतलब क्या है? जैविक माने जीव जंतु या पेड़ पौधे या घास फूस या कोई आपका जल की जो वनस्पतियां होती हैं, इस तरह की कोई वनस्पति क्या होती? उग नहीं पाती। तो उसके न उग पाने के कारण क्यों नहीं उग पाती है? क्योंकि उस नदी का पानी क्या होता है? इतना प्रदूषित रहता है। और यही दामोदर नदी अपना कचरा ले जा करके हुगली में गिरा देती है।
क्योंकि दामोदर सहायक किसकी है? हुगली की है। हुगली में कचरा गिराई, हुगली कचरा ले जा करके जहां नदी, आपका नदी की बुढ़ौती आ जाती है। बुढ़ौती मतलब समझते हैं, बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब जहां पर नदी का वेग एकदम कम हो जाता है, अब नदी के पास कोई ताकत नहीं हो जाती, तो अपना कचरा वहीं पर ले जाकर मुहाने पर जमा देती। कहां पर? वो जो बंदरगाह है कोलकाता के पास, समुद्र के मुहाने पर, वहां बंदरगाह पर है, तो वहां पर वेग कम हुआ तो सारा कचरा जमा दी। तब उसके लिए आपका बनाया गया क्या? फरक्का बैराज। तो बैराज बनाकर गंगा के पानी को एकदम सडन आपका छोड़ दिया जाता है। तो सडन जब छोड़ते हैं तो वह पानी जाता है थोक के भाव, समझ रहे हैं ना, तो वह पूरे कचरे को साफ कर देता है। अब मित्रों, हल्दिया में कौन सा बंदरगाह है? अरे हल्दिया एक बंदरगाह है। हल्दिया जो है कोलकाता का जो बंदरगाह है उसको हल्दिया बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्दिया बंदरगाह। वो कहां पर है? कोलकाता में है। और कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी के। हुगली किसकी सहायक है या किसकी शाखा है? गंगा की शाखा। फरक्का के पास दो शाखाओं में बटा, एक हुगली गई और एक आपका उधर बांग्लादेश में जो जाती है नदी उसको पद्मा के नाम से पुकारते हैं। अब पद्मा जाती है बांग्लादेश में तो उधर से आती है ब्रह्मपुत्र, वह बांग्लादेश में जमुना बनती है, मिलती है तो मेघना, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनता है। थैंक्स, जय हिंद, थैंक्स।